In the name of Allah Almighty, who is the most forgiving and is the most beneficent. दोस्तों, आज का ये वीडियो रीडिंग स्किल्स के ऊपर है और इसका मौजू है हाउ टू मास्टर रीडिंग स्किल्स। हम जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इन प्रोफेशनल लाइफ वो कितना मैटर करते हैं, और सबसे ज़्यादा जिन स्किल्स के बुनियाद पे हम अपना प्रोफेशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उसको ज़्यादा मजबूत करते हैं और अपने करियर के उसूल के लिए हम कोशिशें करते हैं, वो है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। रीडिंग अगर आपकी मजबूत है, बेहतर है, आपने उसके ऊपर कमांड हासिल कर ली है, तो फिर आपके लिए अपना करियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो रीडिंग स्किल्स के ऊपर मास्टरी हासिल करना कोई इतना आसान भी नहीं, ना ही इतना मुश्किल है कि दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक्स हैं, प्रॉपर मेथड्स हैं, तो आप सारी चीज़ें बआसानी सीख सकते हैं। हाउ टू मास्टर रीडिंग स्किल्स के अंदर हम आज 5 चीज़ों पे डिस्कशंस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। आज हम 5 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मेजर इश्यूज़ जो रीडिंग स्किल्स के अंदर कैंडिडेट्स फेस करते हैं, उसके बाद रीडिंग की डिमांड क्या होती है, जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बुक्स हम पढ़ते हैं, पेपर्स हम देखते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, मेजर उनकी डिमांड के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। उसके अलावा जो मास्टर रीडर्स हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट्स जो ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर्स को बआसानी पास कर जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि उनके पास कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिस बुनियाद पे वो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में अचीव करते हैं। नंबर 4 पे इस लेक्चर का जो मेजर थीम है वो है 3 स्ट्रेटजीज़ ऑफ एडवांस रीडिंग। तो इन 3 स्ट्रेटजीज़ पे मैं आपसे बात करूँगा। इसके अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जिनको समझ के रीडिंग स्किल्स के ऊपर आप कमांड हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निक्स पूरी दुनिया में फ़ॉलो की जाती हैं, ख़ास करके पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्लास इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करता है, ऑथर्स फॉलो करते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके अपना जो उनका टारगेट है वो शॉर्ट टाइम में अचीव कर लेते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है हाउ एक्सपर्ट्स गो थ्रू लॉन्ग बुक्स एंड मिनिमम टाइम इज़ वन। तो आखिर में जब इस लेक्चर का मैं आपको रिव्यू दूंगा, उसके अंदर इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो कैसे एक दिन के अंदर 2 बुक्स पढ़ लेते हैं, या फिर कोई भी एक सीरीज़ ऑफ बुक्स उनके पास होती है। जब भी उनको किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो वो किस तरीके से बहुत अच्छे रिव्यूज़ पेश करते हैं। अच्छा, कौन से वो मेजर इश्यूज़ हैं जो एक रीडर फेस करता है जब भी वो कोई बुक ओपन करता है या फिर नोट्स पढ़ने की कोशिश करता है? सबसे पहले क्या होता है कि रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, रीडिंग बिकम्स हेक्टिक जॉब। ये भी सही है। दूसरी नंबर बात होती है कि रीडर्स फॉल अस्लीप। जब भी वो बुक खोलते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। ये भी सही है। दे फील हंगर, भूख भी लगती है। मिसिंग आउट द जिस्ट। सबसे अहम बात कि बुक की जो जिस्ट है, रीडिंग करने के बाद उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते कि उसकी जिस्ट और थीम क्या है। और सबसे बड़ा मसला कि वर्ड्स याद नहीं रहते, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहते, जो हम बुक्स पढ़ने के बाद बड़ी मेहनत से निकाल के लिखते थे, लेकिन वो याद नहीं रहता। ये बहुत बड़ा मसला है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन 3 स्ट्रेटजीज़ में है। इन 3 स्ट्रेटजीज़ को कम्प्लीटली देखें, आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अब हम इस बात को समझते हैं कि टेक्स्ट जो होता है बुक्स के अंदर या पर किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, कोई भी बात हमसे पूछी जाती है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उनकी डिमांड असल में रीडिंग की क्या होती है? सबसे पहली डिमांड होती है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द थीम इन प्रेजेंटेड कॉन्टेक्स्ट। जिस कॉन्टेक्स्ट में एक ऑथर ने उसको लिखा है, उसको कैच करना। एक टॉपिक के ऊपर अगर 5 ऑथर्स लिखेंगे तो वो 5 अलग चीज़ें लिखेंगे, लेकिन उनका थीम एक होगा।
लेकिन उन पांचों ऑथर्स की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट हो सकता है अगर वो अलग अलग सेटिंग्स में लिखें। तो ये असल में बात होती है कि एक ऑथर ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा और किस लेवल पे वो पहुंचा। उसके अलावा हर ऑथर, हर रीडर अपने वर्क के अंदर अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक आइडियोलॉजी छोड़ जाता है, उसको समझना भी अहम है। अगर इस बात को आप नहीं भी समझते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन टेक्स्ट को आप समझें, क्योंकि ऑथर्स आइडियोलॉजी आप तभी समझेंगे जब एक्सटेंसिव लेवल पे आप रीडिंग करते जाएंगे, बुक्स को समझेंगे, आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स होगी। उसके अलावा ऑथर की लाइफ के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बाद में आपको मालूम होगी। लेकिन ये एडवांस रीडिंग स्किल्स का टॉपिक है, इसी वजह से ये मैंने इसमें पॉइंट ऐड करके रखी है कि आगे चल के ये चीज़ आपको रिव्यूज़ में काम आएगी। जब भी अगर आप किसी भी बुक का रिव्यू रखेंगे, किसी को रिव्यू देंगे, तो फिर ऑथर्स की व्यू यहाँ पे आपको काम आएगी। अच्छा, इसके अलावा है अंडरस्टैंडिंग ऑथर्स स्टाइल। अब ये आर्ट ऑफ राइटिंग के ज़मरे में आता है कि जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, वो उस स्टाइल में लिखते हैं, लेकिन थीम्स जो उनकी होती है वो काफ़ी क्लियर होती है, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी काफ़ी क्लियर होते हैं। तो उन क्लैरिटी को समझ के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के अंदर, उनके गो थ्रू होने के बाद हमें ये सीखना है कि किस तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशंस को समझ के हम एक चीज़ की तरफ अपने ब्रेन को ट्रेन करें। तो ये असल में ऑथर्स स्टाइल है। खुशवंत सिंह एक बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया के अंदर, जो फॉरेन सर्विसेज में भी सर्व कर चुके हैं। उनका राइटिंग स्टाइल कमाल का है। शशि थरूर बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, उनका जो है वो राइटिंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरीके से बहुत सारे राइटर्स हैं पाकिस्तान में, जैसे कराची यू आर किलिंग मी नावल है सबा इम्तियाज़ का, उनका भी जो राइटिंग का अंदाज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा काफ़ी यंगस्टर राइटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो उनकी भी राइटिंग के ऊपर कमांड है। तो उनके डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होता है। क्योंकि रीडिंग के अंदर जब भी हम जो रीडिंग करते हैं एक्सटेंसिव लेवल की, एडवांस लेवल की, वहाँ पे वर्ड्स भी मैटर नहीं करते। वहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो है टेस्ट। वो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा उसके ऊपर, और इसके ऊपर मेरे काफ़ी आर्टिकल्स भी हैं, तो वो लिंक्स में शेयर कर दूँगा, वो आप उसमें डिफरेंटली उनको समझने के लिए आप देख लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अंदर। अच्छा, जब भी कोई रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपकी जो अप्रोच है वो ब्रॉड बनती है या नैरो बनती है, या कुछ सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, ये बातें मैटर करती हैं रीडिंग्स के अंदर। ये थी जनरल चीज़ें रीडिंग के अंदर जो मैंने आपको बताई। अच्छा, जो मास्टर रीडर्स हैं वो कैसे एग्ज़ामिनेशंस को क्रैक करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जहाँ पे मैं आपको देता चलूँ बाद में, इस पॉइंट के बाद में हम अपने लेक्चर के डिटेल में जाएंगे। वो टाइम मैनेज करते हैं सबसे पहली बात। दूसरी, उनकी स्किल्स जो हैं वो हाईली पावर्ड होती हैं, और उसके बाद वो वर्ड्स को पढ़ते नहीं, टेस्ट करते हैं, मतलब काफ़ी स्पीडी रीडिंग होती है। उसके बाद जो हिडन मीनिंग्स हैं, सेंस हैं, उनको कैच करके टू द पॉइंट वो आंसर लिखते हैं। तो इसी वजह से वो काफ़ी तेज़ हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है लास्ट में, हाउ दे मास्टर्ड रीडिंग, इसका जवाब आपको इन 3 स्ट्रेटजीज़ में मिल जाएगा कि ये उन्होंने कैसे किया है और टू द पॉइंट वो कैसे होंगे। अच्छा, 3 स्ट्रेटजीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइडली फॉलो की जाती हैं रीडिंग की। पहली है फ्री रीडिंग, दूसरी है डिटेल रीडिंग, एंड थर्ड है रीड फॉर रिव्यू। ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, ये फ्री रीडिंग वो नहीं है जो हम स्कूल और कॉलेज में करते आए हैं। ये फ्री रीडिंग थोड़ी उससे डिफरेंट है। देखते हैं कि कैसे डिफरेंट है। फ्री रीडिंग को कहा जाता है कि ये वार्म अप एक्सरसाइज है। जैसे हम कोई भी स्पोर्ट खेलने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, तो डिटेल रीडिंग करने से पहले हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना, उसे बताना पड़ता है कि भाई वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सटेंसिव रीडिंग। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो कैलकुलेशंस बनाता है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए इतनी रीडिंग करने के लिए। फ्री रीडिंग में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, आपको टारगेटेड टेक्स्ट को फ्री रीड करना पड़ता है। फ्री रीड मीन्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग सेंस एंड मीनिंग। उसमें सिर्फ आपको वर्ड्स, लाइंस
इन एक्सप्रेशंस के थ्रू जाना पड़ता है कि आप अंदाज़ा लगा सकें, आपका ब्रेन इस बात को कैलकुलेट कर सके कि कितनी एनर्जी आपको इतने स्पैन ऑफ टाइम में चाहिए। ये कुछ नेचुरल चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं हमारी बॉडी के साथ। अच्छा, इस फ्री रीडिंग को कभी भी आप स्किप ना कीजिए, क्योंकि फ्री रीडिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सही से जो जिस्ट है टेक्स्ट की वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रीडर्स जल्दबाजी में जल्दी में रीडिंग कर जाते हैं, लेकिन उनका टेक्स्ट का जो जिस्ट होता है वो उसे हासिल नहीं कर पाते। ये इसी वजह से होता है कि स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जाता। और रीडिंग को कुछ लोग इतना मुश्किल कंसिडर करते हैं कि वो कभी बुक्स के करीब भी नहीं आते। दूसरे रीडर्स वो हैं जो ओवर एफिशिएंसी में रीडिंग को समझ ही नहीं पाते। कुछ एक्सप्रेशंस उनके पास होते हैं, उनको बार बार बम्बास्टिकली यूज़ करके लोगों को ये बताते हैं कि वी आर गुड रीडर्स, लेकिन असल जो मास्टरली स्किल्स हैं रीडिंग के वो इससे काफ़ी आगे हैं। अच्छा, एक लास्ट बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं फ्री रीडिंग प्रोसेस की कंप्लीशन में। एक, हमें नींद आती है, दूसरी कि हमें भूख लगती है। भूख लगना तो कॉमन है, कैलोरीज बर्न होती हैं काफ़ी, और एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है एक्सटेंसिव रीडिंग करने के लिए। अच्छा, नींद इस वजह से आती है क्योंकि जब ब्रेन को ये पता लग जाता है कि इतनी हमें आज रीडिंग करनी है और इतनी रीडिंग परफॉर्म करने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के उसूल के लिए वो पूरी बॉडी में सिग्नल्स भेजता है, और बॉडी जो रीडिंग ऑर्गन्स हैं उन्हें रेस्ट देने के लिए हमें 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए सुलाती है। तो ये नींद करना भी बहुत अहम है। ये नींद अक्सर तब आती है जब आप काफ़ी अरसे बाद रीडिंग कर रहे हैं, आप रेगुलर रीडर नहीं हैं, या फिर 5 से 6 घंटे तक आप रोज़ नहीं पढ़ते, तो फिर आपको नींद आएगी। वैसे अक्सर औकात में नहीं आती, क्योंकि फिर ब्रेन हैबिचुअल होता है टास्क परफॉर्मेंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें तब नहीं होती। ये नेचुरल है और काफ़ी अहम है, ये होना लाजिम है। तो नींद आप कर लें, उसके बाद जैसे उठें थोड़ा सा कुछ खा लें अगर आपको भूख लगी है, लाइट खाना वगैरह, और उसके बाद पानी थोड़ा सा पी के आप बिस्मिल्लाह करके बैठ जाएं डिटेल रीडिंग के ऊपर, क्योंकि डिटेल रीडिंग एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ रीडिंग है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, एंड सबसे ज़्यादा आप चीज़ों को एक्वायर करेंगे और लर्न करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग जो हम करते हैं डिटेल रीडिंग के अंदर, तो उसमें हमें हर एक चीज़ पढ़नी है, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम अ सिंगल वर्ड टू द लॉन्ग सेंटेंसेस, फ्रॉम द ओपनिंग सेंटेंस टू द कंक्लूडिंग सेंटेंस। जब आप रीडिंग स्टार्ट करें तो एक पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, हाइलाइटर हो या जो भी चीज़ आपको इजी लगे। जो भी वर्ड आपको नहीं आता उसको आप अंडरलाइन करें, उसको डिफरेंट डिक्शनरीज में चेक करें। एक डिक्शनरी में आपको प्रॉपरली किसी भी वर्ड की मीनिंग्स नहीं मिलेंगी। जैसे dictionary.com में ज़बरदस्त सिनोनिम्स हैं। जब भी कोई वर्ड रीडिंग के अंदर आप नोट करें, उसके 2 से 3 सिनोनिम्स अपनी डायरी में ज़रूर लिखें, क्योंकि वो अगर आप यहीं पे कर लेंगे तो एक वर्ड के बजाय आप 6 से 8 वर्ड्स सीखेंगे, और ये बहुत ही बड़ी स्पीड है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है रीडिंग के साथ राइटिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आते हैं सेंटेंसेस के अंदर आप स्ट्रक्चर्स जो आपको पसंद हो, या वो स्ट्रक्चर्स जो आप अपनी डेली लाइफ में राइटिंग के अंदर यूज़ नहीं करते, वो आप अंडरलाइन करेंगे, या फिर वो स्ट्रक्चर्स जो आप नहीं जानते, आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में नहीं है, तो वो लर्न करने के लिए आप उसको अंडरलाइन करेंगे। सेंटेंस को अंडरलाइन करने का मकसद ये होता है कि यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, ओपनिंग सेंटेंसेस हैं, बॉडी के अंदर जो मोस्ट पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स हैं, और कंक्लूडिंग लाइंस के अंदर जो सेंटेंस हैं वो हमें अंडरलाइन करने होते हैं। बाकी जो सेंटेंस मैंने बताया आपको अंडरलाइन करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। कोई सेंटेंस आपको ब्यूटीफुल लग गया तो उसको ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हैं, या फिर बुक पे ही पेंसिल से जो है वो उसको सर्कल कर लें। जैसे भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो फिर आप नोट्स बनाएं। ये टोटली आपकी चॉइस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ जो डिटेल रीडिंग के अंदर है वो है लैंग्वेज एक्सप्रेशंस को नोट करना। एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं इंग्लिश राइटिंग के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग के अंदर। ये एक्सप्रेशंस बेसिकली सपोर्ट करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, और राइटिंग का फ़्लो कैसे होता है, इन बातों को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस अगर आपके पास नहीं हैं
तो आप डायरी में इन्हें ज़रूर लिखें और उसके बाद कंटिन्यूसली अपनी राइटिंग्स के अंदर इन्हें यूज़ करें, क्योंकि रीडिंग का बुनियादी मकसद है वो राइटिंग को इम्प्रूव करना है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चीज़ों को समझना है। जैसे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके पास इतना काम आएगा पेपर वर्क, जो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत मजबूत हैं तो आप जल्दी से उस काम को समझ के सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से रीडिंग जो है वो सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तक महदूद नहीं है। ये एक बहुत वास्ट चीज़ है और सारी उम्र आपके साथ ये चीज़ रहेगी। डायरी मेंटेनेंस की जाती है रीडिंग के अंदर, बड़े बड़े लोग करते हैं। नॉर्मन लीविस ने ये बात सजेस्ट की है अपने बुक में वर्ड्स मेड इजी में। डायरी मेंटेन आप ज़रूर करें। डायरी मेंटेन करने का मकसद इसमें यह है कि डायरी कोई भी इंसान कहीं पे भी ले जा सकता है और उस डायरी के अंदर जो भी एक्सप्रेशन, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपने लिखे हुए हैं उनको चैप्टर्स पे डिवाइड करें। एक बुक आपने पढ़ी 200 पेजेस की, अब उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पेजेस में आएंगे, 10 to 15 में। अगर एक्सप्रेशंस कम हैं तो फिर 6 to 7 पेजेस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इंक्लूडिंग कोट्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और ये सारी चीज़ें। अब 200 पेजेस का एक बुक है जिसके अंदर से आपने सिर्फ 10 पेजेस नोट्स निकाले, तो आपने पूरे 200 पेजेस की एक बुक को कंसाइज कर लिया 10 पेजेस में। ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग है। आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे हम थर्ड स्टेप में, क्योंकि जो है वो डायरी मेकिंग प्रोसेस का जो आंसर है वो असल में रीड फॉर रिव्यू में है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप पेंसिल लेके मीनिंग्स चेक करके और देन वो बुक के ऊपर ही आप लिख लें, पेजेस के ऊपर, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ्री टाइम में वो सारी चीज़ें आप फिर निकाल के अपने नोट्स में बनाएंगे या फिर उन्हीं बुक से पढ़ के रिव्यू करके कोई चीज़ आप लिखेंगे। ये चीज़ आपकी हैबिट पे मैटर करती है कि कौन सी चीज़ आपको आसान लगती है। डिटेल रीडिंग ही वो स्ट्रेटजी है जो रीडिंग के असल पर्पस को सर्व करती है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपने इन्वेस्टिगेट कर ली जो ऑथर चाहता था। तो एक बार जो चीज़ रीडिंग के अंदर आपने कंफर्म की, डिक्शनरी में चेक की, उसका एक्सप्रेशन चेक किया और उस एक्सप्रेशन को अपनी प्रैक्टिस के अंदर आपने इस्तेमाल किया, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उस एक्सप्रेशन को आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, भले आपको वो ठीक से याद ना हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम रीडिंग में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये एक्सटेंसिव रीडिंग का बेनिफिट है। 200 कॉमन एक्सप्रेशंस इंग्लिश के अंदर कॉमन राइटिंग बुक्स में यूज़ किए जाते हैं, नॉवेल्स के अंदर और न्यूज़पेपर में भी नियर अबाउट 50 एक्सप्रेशंस हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो बार बार रिपीट होते हैं। बजाय जो आप 5000 वर्ड्स याद करें, 10,000 एक्सप्रेशंस की लिस्ट बना लें, बेहतर है जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, उन चीज़ों को हंट करके सीख लें, क्योंकि यही जो है आपकी स्किल डेवलपमेंट है असल मानाओं में। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब लास्ट इसमें पॉइंट है, जो लास्ट स्ट्रेटजी है रीडिंग की, वो है रीड फॉर रिव्यू। ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। रीड फॉर रिव्यू एक कैरिज्मेटिक स्ट्रेटजी है, एक कैरिज्मेटिक इन्वेंशन है ऑथर्स की। ये सबसे ज़्यादा आपको तब काम आएगी जब आप किसी एग्जामिनेशन को देने जाएंगे, कभी किस बुक के ऊपर बात करने जाएंगे, किसी ऑथर के ऊपर कुछ लिखने जाएंगे, तो ये चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। 2 स्ट्रेटजीज़ आपने कंप्लीट कर ली, थोड़ी सी रेस्ट करें, अब आप करें रीड फॉर रिव्यू। रिव्यू के अंदर सिर्फ आपको उन चीज़ों को देखना है जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की, वर्ड्स अंडरलाइन किए, एक्सप्रेशंस को सर्कल किया, और वो कोटेशंस जो आप लिखना चाहते हैं अपनी डायरी में, सिर्फ उन चीज़ों को देखना है। उससे क्या होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिव्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपका दिमाग बताएगा, जो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आपने जो जो चीज़ें हासिल की हैं उसमें जो चीज़ें आपकी मिस हो गई हैं, ख़ुद ब खुद दिमाग आपको उस चैप्टर की तरफ, उस पैसेज की तरफ ले जाएगा और वहाँ पे वो चीज़ें आप ख़ुद ही ऐड कर लेंगे। दूसरी बात ये, वो सेंटेंसेस और वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन कर लिए हैं लेकिन आपके इतने काम के नहीं हैं, बहुत कॉमन हैं, आपको ऑलरेडी आते हैं और उन एक्सप्रेशंस को आपने समझ लिया है, आप यूज़ करते रहते हैं दूसरे वे में, तो आप समझते हैं कि ये एक्सप्रेशंस मेरे काम के नहीं हैं। तो रिव्यू प्रोसेस के अंदर
ये चीज़ खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, रिव्यू का एक दूसरा मकसद है जो बड़े बड़े ऑथर्स करते हैं। जब भी आपके एग्जामिनेशंस करीब हों या किसी फंक्शन में या कहीं पे भी आपको किसी बुक को प्रेजेंट करना हो, तो फिर जो आपकी पढ़ी हुई बुक्स हैं, नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सिर्फ आप रिव्यू करें। 200 पेजेस का बुक जो आपने पढ़ा, उसके 10 पेजेस के नोट्स आपको पढ़ने हैं जब भी आपके एग्जामिनेशन आए, क्योंकि रिव्यू करने से आपकी जो स्टोर्ड मेमोरी है ब्रेन में, वो अनलॉक हो जाती है। एक 200 पेजेस का जो बुक आपने पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ने की इस वजह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में है। एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर ना सिर्फ आप वर्ड्स को सीखें, उनको समझें, बल्कि आपने डेटा भी सेव किया जो इन्फॉर्मेशन की सूरत में आप ब्रेन के अंदर सेव्ड है। अब उसको अनलॉक करने का जो तरीका है वो है रिव्यू। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डायरी मेंटेन करना क्यों अहम है, कोटेशंस को लिखना क्यों अहम है। क्योंकि एग्जामिनेशंस जब भी हम देने चाहते हैं तो हम नोट्स को रिव्यू करते हैं। नोट्स को रिव्यू करने का मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हैं। दूसरी पॉइंट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी अहम है, जो मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं। स्टूडेंट 6 महीने नहीं पढ़ते अपने सेमेस्टर्स में, आखिरी महीने में पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें उनको नुकसान ये है कि 1 महीने के अंदर वो चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे जो 6 महीने के प्रोसेस के अंदर उन लोगों ने समझी है। तो रीडिंग्स अपनी आप टाइमली करें, रिव्यूज़ भले बाद में करें, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग करना बहुत ही अहम बात है। कुछ कैंडिडेट्स काफ़ी हेक्टिक फील करते हैं रीडिंग को, उसका मैं आंसर आपको अब दे देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि उनके वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या तो फिर जो चॉइस ऑफ बुक उन्होंने लिया है वो उनकी चॉइस का नहीं है, उनको वो चेंज करें। अगर सिलेबस के अंदर वो बातें हैं तो वो कोशिश करें कि उस टेक्स्ट को पहले वो अनलॉक करें, उसकी कैटेगरी को अनलॉक करें, उसे सीखने के लिए वो कोशिश करें। तो ये चीज़ें होती हैं। हेक्टिक होने का मकसद ये है कि ब्रेन उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। समझाने के लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत है। वर्ड्स को आप इन्वेस्टिगेट करें और मीनिंग को खुद कंफर्म करके लिखें, क्योंकि जो भी बात आपने डायरी में लिखी वो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। टेम्पररी आप उस बात को याद नहीं कर पाते कभी कभार, लेकिन वो डिलीट कभी नहीं। और लास्ट पॉइंट है कि हाउ एक्सपर्ट्स गो थ्रू लॉन्ग बुक्स इन द मिनिमम टाइम स्पैन। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने एक्सटेंसिव रीडिंग के ऊपर बहुत आवर्स अपने स्पेंड किए हैं, एक्सटेंसिव रीडर्स जब भी बुक्स को रीड करते हैं तो वो सारे एक्सप्रेशंस, सेंटेंसेस और वर्ड्स ऑलरेडी उनकी इन्फॉर्मेशन में हैं। तो इस तरीके से कोई भी बुक उनकी नज़र में जब भी आता है तो वो उसको जल्दी जल्दी में रीड करके उसकी जिस्ट को समझ लेते हैं। असल में वर्ड्स खुद सिंबल्स हैं, उनके अंदर जो मीनिंग एंड सेंस छुपा हुआ है, उस बात को जब आपने पकड़ लिया तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो ये असल में एक मास्टर लेवल है रीडिंग के अंदर। किसी भी टेक्स्ट के अंदर आप जिस्ट को कैच करें, उसके जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पकड़ के इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इसमें है क्या, एडवांस लेवल है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और इन वीडियोस के अंदर जो भी बातें हैं वो आपको काफ़ी नॉवेल लगी होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको आंसर कर सकूं। एंड थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मैं अपने न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू।